दोस्तों, शादी जो है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है और कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो कहते हैं मैरिज इज़ अ सैक्रामेंट, मैरिज इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर ऐसे कहा जाता है कि हिंदू मैरिज इज़ अ सैक्रामेंट, सैक्रामेंट इज़ समथिंग सेक्रेड। कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रांजैक्शनल चीज़ होती है, जबकि शादी जो है वो एक जन्म जन्म का बंधन है। तो कोई आइडियलिस्टिक चीज़ है जो इस दुनिया से परे है, इस तरह से कहा जाता है। उस बात को मैं पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और शादी में जो झगड़े वगैरह होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को एक पार्टी या दोनों पार्टी परफॉर्म नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ को परफॉर्मेंस करना होता है, कुछ करना होता है एक दूसरे के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अब ऑब्वियसली शादी में तो कुछ लिखा हुआ होता नहीं है, ऐसे लिखा हुआ होता नहीं है औरत से ये उम्मीदें रखी जाएंगी और मर्द से ये उम्मीदें रखी जाएंगी। इस तरह से हम शादी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखते तो नहीं हैं। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, ये कैसे समझा जाए? मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सोशल इश्यूज़ हो गए हैं। अभी रिसेंटली जो अतुल सुभाष का डाइवोर्स हुआ, उसकी वजह से शादी नहीं करना चाहिए, या देखो देखो औरतें कितनी बुरी हैं, ये टाइप के कुछ वीडियोज़ या कुछ प्रोपेगेंडा निकला हुआ है। ट्विटर पे बहुत वायरल भी हुआ। हम अब शादी कैसे करेंगे, शादी कैसे किया जाएगा, मर्दों को सिंगल ही रहना चाहिए, अब औरतों के साथ इन्वॉल्व होने का झमेला ही नहीं चाहिए, ये टाइप के। अभी ये सब सेंटिमेंट्स ठीक हैं अपनी जगह, ये सेंटिमेंट्स हैं और सेंटिमेंट होता है। निर्भया रेप के बाद भी ऐसे ही सेंटिमेंट हुआ था कि भाई मर्दों को तो यानी मर्दों पे भरोसा ही नहीं कर सकते, सारे मर्द एक टाइप के पोटेंशियल रेपिस्ट हैं। तो ये टाइप के सेंटिमेंटल रिएक्शंस या इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म समझा जाए तो किस तरह से समझा जाए? तो चलिए दोबारा मैं कहता हूँ, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैरिज ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। लिव इन रिलेशनशिप इज़ डेफिनेटली अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स विथ बेनिफिट वाला रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड जोन या ब्रो जोन किया हुआ रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट। अब सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, ये एक थोड़ा सा मैं ठीक से डिफ़ाइन करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि कुछ उसकी एसेंशियल फीचर्स होती हैं और जब उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होता है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झगड़े, ओके, मुंह खट्टा हो जाना या कड़वा हो जाना, ये सब हो जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड के कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या। अब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपको लगेगा कि शादी सचमुच में एक ट्रांजैक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि दोनों पार्टीज़ के जो नीड्स हैं, अपोजिंग नीड्स हैं, सेम नीड्स नहीं है, अपोजिंग नीड्स हैं। आप कहोगे कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये समझ लीजिए। तो औरतों के और मर्दों के जो नीड्स हैं, हस्बैंड का और वाइफ का जो नीड्स है, अपोजिंग नीड्स हैं, अपोजिट हैं, वो अपोजिट पार्टीज़ हैं, वो सेम साइड पे बैठे हुए पार्टीज़ नहीं है। वो दोनों
टेबल के दोनों एक साइड पे नहीं बैठे हुए हैं, वो दोनों टेबल के ऑपोजिट साइड्स पे बैठे हुए हैं और खींचातानी होना निश्चित है, अनिवार्य है, होके रहेगा और होना चाहिए खींचातानी। अब आप कहोगे नहीं नहीं यार, खींचातानी नहीं होनी चाहिए, शादी में दोनों एक साथ चलना चाहिए वगैरह वगैरह। एक गाड़ी के दो पहिए हैं तो हस्बैंड एक पहिया है, या साइकिल समझो तो दो पहिए हैं, या मोटर कार समझो तो चार पहिए हैं, और हस्बैंड फ्रंट व्हील्स है, वाइफ बैक व्हील्स है वगैरह वगैरह वगैरह। और दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, इसलिए अपोजिंग नहीं है, इस तरह से समझा जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मेरा कहने का मतलब क्या है। पहले कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। एक बंदा है जो आम बेचना चाहता है, उसके पास 2 टन आम है और वो बेचना चाहता है। उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, वो पैसे लेना चाहता है। ऑपोजिट साइड में एक और बंदा है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास 2 लाख रुपए हैं। उसके पास आम नहीं है, वो आम खरीदना चाहता है, 2 लाख रुपए देकर आम खरीदना चाहता है, 2 लाख उसका बजट है। तो ये हो गए ऑपोजिंग नीड्स। एक आम बेचना चाहता है, पैसे हासिल करना चाहता है, दूसरे पैसे देना चाहता है, आम हासिल करना चाहता है। ये हो गए उनके अपोजिंग नीड्स। अच्छा, इसके अलावा एक और अपोजिंग नीड है। जो आम बेच रहा है वो कहता है कि मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी लेना चाहता हूँ, मुझे 2 लाख नहीं 2.5 लाख चाहिए, ये आम बेचने वाला कह रहा है। जो पैसे वाला है और जिसके पास आम नहीं है वो कहता है नहीं, मैं 2 टन आम के लिए 2 लाख भी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 1.5 लाख दूंगा, मुझे 1.5 लाख रुपए में चाहिए। यानी आम को मुझे सस्ते में चाहिए, आम बेचने वाला कहता है मैं आम को महंगे में बेचूंगा। तो ये होते हैं अपोजिट नीड्स। अब ये अपोजिट नीड्स वाले लोग आमने सामने एक टेबल पर बैठते हैं और तय करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये 2 टन आम हैं, उन्हें बेच दिया जाएगा 2 लाख रुपए के लिए। वो एक अग्रीमेंट पर पहुंचते हैं, एक नतीजे पर, एक कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंचते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट पे ज़रूरी नहीं है कोई भी खुश है। आम वाला पार्टी खुश नहीं है, उसको चाहिए था 2.5 लाख, उसे मिल रहे हैं सिर्फ 2 लाख। ऑन दी अदर साइड जो ये आदमी है जो खरीद रहा है, उसको देने थे 1.5 लाख, लेकिन उसे 2 लाख देना पड़ रहा है, यानी वो भी खुश नहीं है। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ सॉल्यूशन पे पहुंचा जाता है और उस कॉम्प्रोमाइज़ सॉल्यूशन को कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं मर्दों की और औरतों की बात पे। मर्द जो हैं उन और मेंस राइट एक्टिविस्ट जो कह रहे हैं कि औरतों के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ये कायदे कानून 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह ने बहुत ज़्यादा पावर डाल दिया है, हमें कैंपेनिंग करना चाहिए कि कुछ पावर कम कर दिया जाए औरतों के पास जो है। औरतों के एक्सपेक्टेशंस, शादी के से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये सब सच हैं, ये 100% सच है। अब औरतों के साइड से देखते हैं। फेमिनिस्ट कहते हैं कि मर्दों के पास फिज़िकल पावर बहुत ज़्यादा है, वो हमें मूड आने पे मार देते हैं, पीट देते हैं, बिल्कुल हमारी धुलाई कर सकते हैं। उनके पास सामाजिक पावर भी ज़्यादा है, मर्दों के पास सामाजिक पावर ज़्यादा है, औरतों के पास कानूनी पावर जैसा भी हो, लेकिन मर्दों की बात सुनी जाती है, मर्दों की आवाज़ मोटी है। फिगरेटिवली मैं कह रहा हूँ, लिटरली तो है ही कि मर्द जो चिल्लाता है तो ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है, वो गुस्सा करता है तो उसका गुस्सा बहुत ही स्कैरी हो सकता है, वो एक
फिज़िकल एस्पेक्ट है उसके अंदर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो कहेंगे कि नहीं, मर्दों के पास जितना सोशल पावर है उसके ऊपर वो बेरोक टोक टाइप का एक पावर है और उसे कम करने के लिए कायदे कानून की ज़रूरत है। अब उनके एंगल से अगर आप देखोगे, औरतों के एंगल से देखोगे, तो आपको ये भी सच लगेगा, क्योंकि ये सच है कि मर्दों के पास बहुत पावर है फिज़िकली। एक 75 किलो का मर्द और एक 75 किलो के औरत को देखो, तो 75 किलो का मर्द औरत की सुताई कर सकता है बहुत आसानी से। जनरली ऐसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। टेम्परामेंटली हो सकता है कि मर्द शांत है और औरत ज़्यादा गर्म है, लेकिन अगर मर्द पीटने पे आए तो डेफिनेटली मर्द का पावर बहुत ज़्यादा है जनरली स्पीकिंग। अरे 50 किलो का मर्द सब 75 किलो के औरत पे भारी पड़ सकता है। और जनरली होता ये है कि मर्दों का वेट और हाइट और साइज़ हर चीज़ बड़ा होता है कंपेयर टू द वुमन इन द रिलेशनशिप जनरली। यानी वो 5 फुट 6 का है तो औरत नॉर्मली 5 फुट 2 की होगी, तो वो भारी पड़ता है, फिज़िकली बहुत भारी पड़ता है। और मर्द मारेगा तो उसमें ज़्यादा ज़ोर है, ज़्यादा डैमेजिंग पोटेंशियल है, वो जानलेवा हमला भी कर सकता है। औरतों के पास वो पोटेंशियल कम है, हालांकि कर तो सकती हैं वो भी। होता ये है कि फिज़िकल साइज़ प्लस सोशल रिलेशनशिप्स प्लस सोशल पावर प्लस फाइनेंशियल पावर जनरली स्पीकिंग मेल्स के पास ज़्यादा है। तो अगर औरतें कहती हैं कि फेमिनिज़म की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि औरतों के ऊपर दमन किया जा रहा है और मर्दों को कंट्रोल करना ज़रूरी है, मर्दों का जो पावर है उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, इस तरह से अगर औरतें कहती हैं, वो भी गलत नहीं है, उसमें भी तथ्य है, उसमें सच्चाई है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ मेंस राइट एक्टिविस्ट जो कह रहे हैं वो भी सच्चाई, उसमें सच्चाई है, औरतों का कहना है वो भी सच्चाई है, कैसे कह सकता हूँ? बिल्कुल इसी तरह से कह रहा हूँ जैसे मैं कह रहा हूँ कि दोनों साइड्स, कॉन्ट्रैक्ट के दोनों साइड्स के कहने में सच्चाई होता है। अगर आम बेचने वाला फार्मर की बात सुनी जाए तो अगर वो कहता है कि आम हम इतने तकलीफ़ से आम के पेड़ों को संभालते हैं, साल भर के लिए संभालते हैं और आम को प्रोटेक्ट करते हैं, सही टाइम पे उसे हार्वेस्ट करना होता है, तब जाके आपको आम मिलता है मार्केट में। पैसों का क्या, पैसे तो हर किसी के पास हैं। अगर आम बेचने वाला बंदा ऐसे कहता है तो उसमें तथ्य है, बात तो सही है कि आम तो जहाँ पे आम उगते हैं वहीं पे उगते हैं। रत्नागिरी मैंगोस तो रत्नागिरी में ही उगते हैं, राइट। उसे जनरली स्पीकिंग कहीं और उगाया नहीं जाता है। ऑर्चर्ड में जो उगने वाली चीज़ है वो ऑर्चर्ड में ही होता है, तो उसमें सच्चाई है। ज़मीन की कीमतें भी ज़्यादा हैं, वो भी सच्चा है। कभी कभी कीड़े आ जाते हैं तो पूरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, वो भी सच है। फार्मर्स को लॉस हो जाता है, वो भी सच है। तो ऐसे ही सच्चाई बहुत है उनके साइड पे। ऑन दी अदर साइड जिसके पास पैसे हैं उसकी बात सुनोगे तो वो भी कहेगा भाई देखो ऐसा है कि पैसे मैं पाई जोड़ के कमा रहा हूँ, किसी तरह से मैं कमा रहा हूँ, मैं बहुत रिस्क लेता हूँ पैसे कमाने के लिए, ऐसे कैसे दे दूँ। वो फार्मर चाहता है कि मैं 2.5 लाख रुपए दे दूँ, लेकिन मैं 2.5 लाख कैसे दूँ, क्यों दूँ, मेरे पैसे की भी तो कीमत है भाई, वो भी तो सच है। तो इस तरह से सच्चाई दोनों साइड पे होता है। बोथ द साइड्स आर राइट। अब ये कहोगे यार बुढ़ा तुम क्या है कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हो, सच्चाई की बात नहीं कर रहे हो। सच ये होता है कि मर्दों का साइड राइट है या औरतों का साइड राइट है। बुढ़े तुम समझते नहीं हो और सिर्फ ये मीठी मीठी बातें, बैलेंस्ड व्यू, बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव सामने रखना चाहते हो, इसलिए ऐसे कह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों साइड्स की बातें सही होती है, लेकिन दोनों साइड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, यही होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब चलिए इस बात से आगे बढ़ते हैं। शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट है।
उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। और अनस्पोकन इसलिए है क्योंकि बोलते भी नहीं है कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। वेगली कहा जाता है, बहुत वेगली कहा जाता है, वेग भाषा में, कि देखो हम तुम्हें संभालेंगे, तुम हमें संभालना, जीवन भर के लिए तुम हमारा साथ देना। अरे भाई थोड़ा क्लियरली बोलो, थोड़ा क्लियरली बोलो, क्लियरली बात करो। लोग क्लियरली बात नहीं करना चाहते हैं। सेक्स वेक्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है क्लियरली। और अगर आदमी कहने भी चाहे तो औरत कहेगी यार चुप, या अश्लील बातें मत करो। औरत अगर कहे अश्लील बातों नहीं के अगर वो कुछ कहने लगे कि तुम ये करोगे वो करोगे, मर्द कहेगा छी छी छी, कैसी औरत है ये, तो स्लट शेमिंग हो जाएगा। इसके डर से औरत कुछ कहती भी नहीं है कि मुझे चाहिए कि तुम मेरे बबले चूसो, मुझे अच्छा लगता है, रोज़ प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बबले चूसोगे वगैरह। अगर कोई कहे तो मर्द कहेगा छी 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 छी, कैसी औरत है, रंडी है ये, तो स्लट शेमिंग हो जाएगा। तो इसलिए औरत भी नहीं कहती है, मर्द भी ये नहीं कहता है यार तुम तो यार वंस इन 15 डेज़ मूड में आती हो, लेकिन मैं तो यार रोज़ मूड में रहता हूँ। और ऐसे कैसे चलेगा कि 15 दिन में एक बार होगा तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। मर्द भी कहते नहीं है, मर्द भी खुल के कहते नहीं है, या कहते हैं तो भी, और क्वालिटी की भी एक बात है, फ्रीक्वेंसी एक बात है तो क्वालिटी भी एक बात है। यार तुम लाश की तरह पड़ी रहती हो, फिर मैं चोदता हूँ और फिर सो जाता हूँ, तो ये कौन सी बात हुई भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। थोड़ा पार्टिसिपेट करो ना यार, थोड़ा मुझे भी मज़ा आए वैसे करो ना यार। मर्द की बात वो भी सच है, औरत की बात भी हो सकती है। देखो भाई तुम ऑर्गेज़म लेते हो, तुम चोदते हो और तुम्हारा ये जूस निकल जाता है, उसके बाद तुम उस तरफ पलट के सो जाते हो। मेरा क्या, मुझे मज़ा आना चाहिए, इसकी कोशिश ही नहीं करते हो, तुम फोर प्ले नहीं करते हो, तुम मुझे क्लाइमैक्स नहीं करवाते हो, मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। औरतें कहती नहीं हैं। औरतें जब बात करती हैं तो हाँ जी आपका दिन कैसा रहा वगैरह अगर कहती हैं तो मर्द को अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो जवाब नहीं देता, हाँ ठीक ही रहा, रोज़ की तरह रहा। अब वो इस तरह से कह देता है और चुप हो जाती है। अब ये भी एक डिस्कस करने वाली बात है कि भाई अगर मैं इस तरह से करूं तो तुम मुझे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ के मेरे साथ कॉन्वर्सेशन कर सकती हो। कॉन्वर्सेशन का एक तरीका होता है, कॉन्वर्सेशन को छेड़ना होता है, वो एक कला है। उस कॉन्वर्सेशन को छेड़ो मेरे साथ, मेरे साथ बात करो, और बात करो इस तरह से कि मैं बोलना चाहूँ कि मेरे ऑफिस में क्या हुआ, मैं शेयर करना चाहूँ, इस तरह से मेरे साथ बात करो। तो एक तरीका है। तुम अगर एक बार सेरेमोनियल तरीके से पूछ लो कि मैं घर को आया, बेल बजाया तो तुमने दरवाज़ा खोला, हाँ डार्लिंग तुम्हारा दिन कैसा रहा, मैं तब बात करने के मूड में नहीं हूँ। फिर तुम कहो कि हाँ मेरी सहेलियों के साथ मैं लंच पे गई थी वगैरह वगैरह, मैं सुनने के भी मूड में नहीं हूँ। तो एक तरीका होता है कि मेरे साथ मेरे ऑफिस के बारे में बात करो, और एक तरीका ये भी होता है, एक समय चुनो, इस तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो कि मैं भी सुनना चाहूँ कि तुमने तुम्हारे सहेलियों के साथ क्या किया और क्या 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 हुआ। तो ये कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं है औरतों के साथ या मर्दों के साथ, ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रहा है कि भाई कॉन्वर्सेशन कैसे छेड़ा जाए। पैसों को लेके किसी की आदत ऐसी होती है कि भाई पैसे छोड़ देते हैं, हाँ भाई 5 रुपया कम ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ा, ये मर्दों का टेम्परामेंट है, छोड़ दो यार। सब्ज़ी ले रहे हैं, मर्दों का टेम्परामेंट ये होता है, क्यों बार्गेन कर रही हो, 40 रुपया किलो बोला तो तुम क्यों उसे 35 रुपये किलो में लेना चाहती हो, दे दो यार 40 रुपया, कहाँ हमारे पास उतनी कमी है क्या, उतनी तंगी है क्या। ये ऑफन मर्दों का व्यू होता है, कभी कभी औरतों का भी ऐसा व्यू होता है, लेकिन जनरली मर्दों का इस टाइप का व्यू होता है, अरे छोड़ो यार, उसका कहाँ 5 रुपये में बंगला बनने वाला है, वो भी तो मेहनत कर रहा है,
मेहनत के फल उसको लेने दो ना। सब्ज़ी बेच रहा है और सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेच रहा है, 5 साल से एक ही जगह पे बैठा है, उसने उतनी कोई ख़ास तरक्की की नहीं है। 5 रुपए ज़्यादा चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बच्चे चॉकलेट खाएंगे और क्या होगा। ये मर्दों का एटीट्यूड पैसों को लेके। औरतों का एटीट्यूड देखिए जी, बजट करना पड़ता है हर चीज़ को, यानी बजटिंग को कसना पड़ता है, हम कस के लेते हैं। आप कोई ऐसे मांगेगा 40 रुपये में किलो कहेगा और तुम दे दोगे, तो फिर कल वो 50 रुपया किलो कहेगा और तुम दे दोगे, 60 रुपया किलो कहेगा तुम दे दोगे, यानी तुम कसोगे नहीं तो कैसे चलेगा भाई। उसमें भी बात सही है, घर का बजट करना पड़ता है, बजट इसी तरह से चलता है, कसना पड़ता है, कस के लेना पड़ता है, भावताल करना पड़ता है भाई, वो बात भी सही है। तो एक तरफ से पैसों के जो, और बहुत सारे पैसों को लेके बहुत सारे झगड़े होते हैं शादी के बाद। तुम मुझे पैसे देते नहीं हो, तुम मुझे ट्रस्ट करते नहीं हो, तुमने मुझे पैसे दिए लेकिन आज़ादी नहीं दी खर्च करने का, मेरे पैसे मेरे हैं, तुम मेरे पैसों को हाथ मत लगाओ। ये औरतों का ये एक स्टांस होता है कि मेरे पैसे तो मेरे हैं, पति के पैसे भी मेरे हैं, तो मेरे पैसे मेरे हैं। तो भाई वो डिस्कस करना होता है कि ये किस हिसाब से कह रही हो कि तुम्हारे पैसे भी तुम्हारे और मेरे पैसे भी तुम्हारे, तुमने कमाए, तुमने नौकरी की और तुमने कमाए, वो पैसे तुम्हारे, वो तुम्हारे प्राइवेट है, और मैं जो कमा रहा हूँ उसमें भी तुम्हें हिस्सा चाहिए। तो ये बात क्या है एग्जैक्टली, किस तरह की सोच है ये डिस्कस करने का होता है, ये डिस्कस करने का होता है, हर बात को डिस्कस करने का होता है। और डिस्कस करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। अब लिखा जाता है मतलब ऑब्वियसली लिखते तो कोई नहीं है, कहते हैं, हम एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन कहते भी अगर नहीं हैं, बात ही नहीं करते हैं, चर्चा ही नहीं करते हैं, तो होता ये है कि हमारे बीच में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को कोई समझता ही नहीं है, दोनों पार्टीज नहीं समझते हैं ठीक से। फिर दोनों पार्टीज नाराज़ रहते हैं, वो कहते हैं, मर्द कहता है यार ये मुझे निगलेक्ट करती है, सेक्सुअली बहुत निगलेक्ट करती है, मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में, ये औरत, यानी क्यों मैं इस औरत के साथ जी रहा हूँ, क्यों इसे झेल रहा हूँ, क्यों उसके नखरे झेल रहा हूँ। ये मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू। अब औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो होता है कि देखो मुझे ये मेरा पति रिस्पेक्ट नहीं देता है, मेरे साथ इंसान की तरह बात नहीं करता है, वो एक चोदने की चीज़ समझ के मेरे साथ व्यवहार करता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ही मेक्स मी इनटू एन ऑब्जेक्ट, वो मुझे ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, वो मुझे प्यार नहीं दे रहा है, तो शी फील्स अनलाउड। अब उसे समझाना पड़ेगा कि भाई देखो ऐसा है, मर्दों का जब तक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तब तक वो तुम्हें प्यार दे नहीं सकता है। जनरली स्पीकिंग वो कहेगा यार ये किसको मैं प्यार दे रहा हूँ, ये कौन है, ये मेरी पत्नी है या ये मेरी बहन है, क्यों मैं इसको प्यार दूँ। तो ही डजंट फील अफेक्शनेट, ये शी डजंट अंडरस्टैंड माई नीड्स, वो मेरी नीड्स को समझती नहीं है, मैं क्यों उसे प्यार दूँ। अब आप कहोगे नहीं, प्यार तो अनकंडीशनल होता है, लेकिन प्यार अनकंडीशनल नहीं होता है, प्यार कभी भी अनकंडीशनल नहीं होता है, प्यार हमेशा कंडीशनल ही होता है, उसमें लेन देन होता ही है, हर समय हर जगह लेन देन होता है। और प्यार भी एक टोकन है, एक करेंसी है, और ये प्यार कम ज़्यादा होता है। और प्यार दिखाने के जो तरीके हैं वो भी, उसमें भी डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि औरत कहती है यार ये टच करते रहता है, आते जाते मुझे टच करता है, मेरे बम्स को टच करता है, मेरे बूब्स को टच करता है, मुझे मेरे बबले दबाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा क्या लगता है ये पहले मर्द को कहना पड़ेगा ना। शी विल हैव टू एक्सप्लेन टू हिम कि भाई मुझे ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो तो मुझे अच्छा लगता है, या इस समय पकड़ोगे, इस समय छुओगे मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस समय छुओ वो मुझे अच्छा लगेगा। शी हैज़ टू गिव मी अफेक्शन लाइक दिस, तुम मेरे कान चूमोगे तो मुझे अच्छा लगेगा,
कुछ औरतों का ऐसे होता है कि भाई कान मेरा इरोटिक जोन है, कोई कान चूमेगा तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे बबले चूसोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, या जो भी है वॉटेवर जो भी आपको कहना है, आप हाथ इधर डालो, आप उंगली उधर डालो, गाइड करना पड़ेगा यार, आप मुंह इधर डालो, आप ये करो, इधर चूसो, उधर पप्पी दो, गाइड करना पड़ता है। किसी को ऑटोमेटिकली पता नहीं है। टू बी लाउड यू हैव टू गाइड द गाय टू एंड टीच हिम टू लव यू, कि किस तरह से प्रेम करना चाहिए। अब वो कोई ये क्या कहते हैं मैनुअल लेके नहीं आया है, तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है। यू आर नॉट कम विद इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग मैनुअल कि भाई इधर ऐसे करो उधर वैसे करो। तो हर एक औरत का अलग रहता है। और ये भी हो सकता है कि इस बंदे की कोई और गर्लफ्रेंड थी और उसको कुछ पसंद नहीं था, इसलिए वो समझता है कि तुमको पसंद नहीं है। अब तुम्हारा नेचर अलग होगा, तुमको बहुत पसंद है लेकिन तुमने उसे बताया नहीं, ठीक से नहीं बताया। जब तक वो जैसे वो समझता है वैसे नहीं बताया। अब ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि उसने बताया लेकिन ये समझदार नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होता है। तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज़ को परफॉर्म करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। किस तरह का परफॉर्मेंस? तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी है, बोलने में परफॉर्मेंस है, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने में परफॉर्मेंस है कि आप अपनी सासू माँ के साथ कैसे बात करते हो, किस अंदाज में बात करते हो, अपने जीजा या साले के साथ कैसे बात करते हो, यू नो ऑल दीज थिंग्स। हर बात में एक परफॉर्मेंस है। हर एक रिश्ते में, नॉट जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, आपके तरफ से परफॉर्मेंस है और आप सही तरह से परफॉर्म करोगे कॉन्ट्रैक्ट में तो बेनिफिट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, बेनिफिट क्या है भाई? बेनिफिट रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस, वो भी परफॉर्म करेंगे। आप परफॉर्म करोगे तो वो भी परफॉर्म करेंगे, और अगर वो आप परफॉर्म नहीं करोगे तो भाई रिश्ता यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ख़राब होने लगता है। एक साइड परफॉर्म कर रहा है, दूसरा साइड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट टूटने लगता है। वो कॉन्ट्रैक्ट टूटने लगता है, जैसे पार्टनरशिप्स टूटते हैं ना, पार्टनरशिप बिजनेस में टूट जाता है क्योंकि एक पार्टनर कहता है यार मैं दे रहा हूँ, तू ले रहा है, मुझे तो वापस नहीं दे रहा है। मैं फॉर एग्जांपल फंडिंग पार्टनर हूँ और तुम वर्किंग पार्टनर हो। मैं कैपिटल डाल रहा हूँ, तुम ले रहे हो, कहीं मशीन खरीदा, कहीं सामान खरीदा, कहीं कुछ, लेकिन मुझे नफ़ा नहीं मिल रहा है। तुम्हें सैलरी मिल रही है, मुझे नफ़ा नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे कैपिटल की तरक्की नहीं हो रही है। तो भाई ये हो क्या रहा है? तो इवेंचुअली ऐसे होता है कि वो रूठ जाता है, वो कहता है नहीं, ये पार्टनरशिप ख़त्म करो, तोड़ दो, मेरा बहुत लॉस हो गया, अब मैं लॉस सहने को तैयार नहीं हूँ। तो इस तरह से टूट जाता है। सेम वे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप भी टूटता है, ऐसे टूटता है कि यार मैंने मेरी जवानी के बेस्ट ईयर्स तुमको दे दिए, मैंने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया और मुझे उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ख़त्म करो यार। तब जाके टूटता है। ऑफ कोर्स कई बार फॉल्स अलार्म्स, कई बार ये क्या कहते हैं धमकी, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तुमने ऐसे क्यों किया। झगड़े तो होना है, झगड़े रेगुलर है। झगड़े का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा रीनेगोशिएशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो रीनेगोशिएट कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इतना नहीं, उतना नहीं, आज नहीं, कल नहीं, रीनेगोशिएट हो रहा है और उसमें झगड़ा होता है। दैट इज़ नॉर्मल, रीनेगोशिएटिंग इज़ नॉर्मल। रीनेगोशिएशन में झगड़ा होना नॉर्मल है, ये एक रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाता है, अब वायलेशन क्या है? तुमने कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स अगर क्लियरली समझाया नहीं है और सामने वाले ने ठीक से समझा नहीं है, हो सकता है कि वो जानबूझ के समझ नहीं रहा है, यह हो सकता है कि तुमने ठीक से समझाया नहीं है। इट कुड बी लिटिल ऑफ एवरीथिंग।
लेकिन अगर दोनों का एक सिमिलर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट टूटने का डर रहता है। या फिर ऐसे होता है कि एक साइड वायलेशन कुछ ना कुछ कर लेता है, दूसरा साइड चुपके से कहीं और कोई और वायलेशन कर लेता है। हस्बैंड कहता है ठीक है भाई, ये औरत ना ऐसे ही है ना, तो ठीक है, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। या फिर ऑफिस में एक कलीग है, वो कलीग के साथ सेक्स कर लूँगा, उसको मैं गर्लफ्रेंड बना के रखता हूँ, ये औरत को पड़े रहने दो घर में। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट वो तोड़ता है अपने तरीके से, औरत तोड़ती है अपने तरीके से, तो मर्द कहता है ठीक है मैं भी तोड़ूंगा, मेरा एक तरीका है, मैं अपने तरीके से तोड़ूंगा। और दोनों अपनी तरीके से खुश हैं ऐसे नहीं कह सकते हैं, दोनों दुखी हैं, लेकिन ठीक है, दोनों अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। एक कहता है कि मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, दूसरा कहता है ठीक है तो मैंने वैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। तो नाउ इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। वो भी एक तरीका है, और उस तरह से रह भी लेते हैं लोग, रह भी लेते हैं, बुढ़ापे तक ऐसे ही रह लेते हैं। ये किसी तरह से तोड़ता है, वो किसी तरह से तोड़ती है। वो कहती है मैं गरम खाना नहीं बनाऊंगी, बाहर से मंगा लो, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मुझे जो चाहिए मैं मंगवा लूँगी पैसों। शी बिकम्स फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जांपल। वो पैसे खर्च करेगी, बेरोक टोक करेगी, कुछ भी मंगा लेगी, कुछ भी मिंत्रा से मंगा लेगी या कुछ भी स्विगी से मंगा लेगी, खुद खा लेगी और कहेगी भाई तुम लोग अपने आप को संभालो, मैं अपना संभालती हूँ, तुम संभालो अपना। और खर्च किए जा रही है, सामान खरीद रही है, कपड़े खरीद रही है। हस्बैंड कहता है ये क्या हो रहा है, वो कहती है तुम क्यों कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, तुम ऑफिस में रहते हो, ऑफिस में ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड सब कुछ है, तुमने अपना बंदोबस्त ऑफिस में कर लिया है, अब मुझे छोड़ दो, मैं घर में रह रही हूँ, मुझे शांति से रहने दो, मेरी शांति भंग मत करो। इस तरह से वो कह लेती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड से टूटने लगता है। तो कहते हैं ठीक है यही कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज़ द न्यू रीनेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से लोग जी लेते हैं। नॉट नेसेसरी कि हर एक मैरिज जो वायलेट होता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जब वायलेट होता है वो डाइवोर्स में पहुंचता है। कभी कभी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यानी शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो दे गो बैड, तो दे गो बैड बट दे डोंट ब्रेक। पार्टनरशिप में भी ऐसे मैंने देखा है, कई लोग पार्टनर्स हैं, सालों साल उनका चलते रहता है, बोलते बनती नहीं है, लेकिन दोनों अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और पार्टनरशिप चल रहा है और पैसे निकल रहे हैं और प्रॉपर्टी एसेट सब शेयर्ड हैं। वो अगर तोड़ेंगे तो नुकसान दोनों का हो जाएगा। या एक ऐसे इस तरह से देखो ना, सलीम जावेद जो ये करते थे, सॉन्ग्स लिखते थे दोनों साथ में, अलग अलग हो गए, उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई। अब कारण जो भी होगा, पार्टनरशिप क्यों टूटा, सलीम काम नहीं कर रहा था या जावेद सलीम की बात सुनता नहीं था, या जैसे भी हो जो भी हो, लेकिन उनका जो पार्टनरशिप टूट गया तो उसका लॉस दोनों को हो गया। क्योंकि सलीम जावेद दोनों जो काम करते थे साथ में, उस प्रोडक्टिविटी के साथ, उस तरह से उतनी क्या कहते हैं एफिशिएंसी के साथ वो बाद में न सलीम कर सका न जावेद कर सका। तो इस तरह से पार्टनरशिप्स हालांकि ख़राब हो चलाए जाते हैं कि भाई टूटेगा तो दोनों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए चला लो, किसी तरह से खींच लो, किसी तरह से चला लो, खींच लो, एक साल खींच लो और एक साल खींच लो, ऐसे करके खींच लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट यानी इफ़ वी अंडरस्टैंड मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो हर एक रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट है। फादर एंड सन का रिश्ता भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रदर एंड सिस्टर या ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशनशिप भी कॉन्ट्रैक्ट है। हर एक रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट ही है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वन साइडेड हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्लॉयटेटिव हैं, जो एक किसी एक पार्टी का शोषण होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, और दूसरा पार्टी शोषण करवा लेता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, ही वॉन्ट्स समथिंग आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, इसलिए वो शोषण को टॉलरेट कर लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विकृत है, कभी कभी वियर्ड है, ट्विस्टेड है, लेकिन फिर भी है कॉन्ट्रैक्ट।
ट्विस्टेड, बड़ा ट्विस्टेड कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे इन लाइफ ऑल्सो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ट्विस्टेड होते हैं। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं पॉइंट आउट करते रहता हूँ कि ये रीडेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत ट्विस्टेड है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ट्विस्टेड है। क्लब महिंद्रा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, बहुत ट्विस्टेड है, वन साइडेड है। तो इस तरह से बहुत सारे वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। एक्टर्स के लिए कुछ जो स्मॉल टाइम एक्टर्स होते हैं उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भयंकर ट्विस्टेड होते हैं, बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं। और कुछ लोग ये कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते उनको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। यानी सुशांत सिंह राठौड़ के सुसाइड का एक कारण, इट इज़ स्पेक्यूलेटेड, बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस है। एक स्पेक्यूलेशन ये भी है कि ही वॉज टाइड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। वो फिल्में और करना चाहता था, अलग टाइप की फिल्में करना चाहता था, लेकिन ही वॉज टाइड विद अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कर नहीं सका। तो ही बिकेम डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलो या पैरासिटिकल कॉन्ट्रैक्ट बोलो, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसने उसके लिए जो एक उसके गले का पट्टा बन गया। यानी उसको महसूस होने लगा मैं कुत्ता हूँ, मैं इंसान हूँ ही नहीं, मैं किसी के घर का पालतू कुत्ता हूँ। तो अपनी एक सेल्फ इमेज जो बनाई रखी थी उसने, उस सेल्फ इमेज के हिसाब से वो रह नहीं सका। तो ऐसे सारे, यानी एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो वन साइडेड होते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, पैरासिटिकल होते हैं। शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी कभी कभी पैरासिटिक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बन सकता है, और कुछ कल्चर्स में ज़्यादा होता है पैरासिटिक या एक्सप्लॉयटेटिव, जहाँ पर एक इंसान को सिकुड़ के रहना पड़ता है, या तो हस्बैंड को या वाइफ को सिकुड़ के रहना पड़ता है उस कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक पिंजरा बन जाता है और वो पिंजरे के अंदर रहने वाला जानवर। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रिंसिकली ख़राब हैं, और उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है यार ये तो शादी करना ही नहीं चाहिए, इस तरह से तो रहना ही नहीं चाहिए, ये सही नहीं है, ये इंसानों के लिए सही नहीं है, इनह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट है इस तरह से। लेकिन हर एक का अंडरस्टैंडिंग, हर एक समाज में एक शादी के कॉन्ट्रैक्ट का अंडरस्टैंडिंग अलग रहता है, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अंडरस्टैंडिंग अलग रहता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कॉन्ट्रैक्ट है, यू में से अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन आज मुझे इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक थोड़ा सा ज़्यादा फोकस के साथ बात करना था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझो, इसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझो। कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स के बारे में ठीक से बात करो, ओपनली बात करो, क्योंकि ओपनली नहीं बात करोगे तो आपके दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है और मेरे दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है। वो कहेगी डार्लिंग मुझे ऐसे लगा कि हमने अग्री किया था कि जब हम हनीमून और वेकेशन पे जाएंगे तब हम सेक्स करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे, बाकी टाइम तो घर गृहस्थी है तो घर गृहस्थी करेंगे। मतलब उसमें लव मेकिंग और ये सब कहाँ पे आ गया? मैं माँ जी की पाँव दबाती हूँ, सासू माँ के पाँव दबाती हूँ, ससुर जी के सर पे तेल लगा देती हूँ, तो ये सब मैं कर रही हूँ, अब मैं सेक्स क्या करूँगी? तो अब दिस इज़ हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो मर्द कहता है यार ये मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, ठीक है मम्मी के पैर दबा देती हो, पापा के सर पे तेल लगाती हो, वो सब तो ठीक है, वो सब ठीक है, बट दैट इज़ नॉट परफॉर्मेंस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। तो प्लीज़ आप यानी आई नीड मोर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरीके का सिचुएशन है। दूसरे तरीके के सिचुएशन में ऐसे होता है वन साइडेड सेक्स, कि भाई मर्द तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है, सो जाता है, खर्राटे मारता है, औरत कहती है मैं अकेले, यानी मैं क्या करूं? आई फील लाइक ब्लडी यार कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता जो मुझे सेटिस्फाई करता, तुम तो नहीं करते हो। हनीमून के टाइम पे तुमने एक आध बार किया था, कोई जब तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं था तब ये सब करते थे, फोर प्ले और आफ्टर प्ले और ये सब करते थे। अब कुछ नहीं करते हो, अब सिर्फ मेरा इस्तेमाल करते हो, मेरे बदन का इस्तेमाल करते हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाती हैं और फिर डिससेटिस्फैक्शन में रहती हैं, और डिससेटिस्फैक्शन में रहते रहते कुछ जो करने का होता है वो करती नहीं है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गोज़ डाउन, वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गोज़ अप।
तोड़ देते हो। कॉन्ट्रैक्ट काहे का, छोड़ यार, मन खट्टा हो गया है, छोड़, नहीं करनी है, बात नहीं करनी है मुझे इस आदमी से, वो मुझे केयर नहीं करता है, मैं क्यों बात करूं। तो इस तरह से वो वायलेट करने की एक भावना, कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो भावना ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बातें करना ज़रूरी है, भले आर्ग्यूमेंट हो, भले झगड़े हो, लेकिन बातें जब तक नहीं होती है और कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स जब तक क्लियर नहीं होते हैं और जब तक हम शर्मा के बोलते हैं या बोलते ही नहीं हैं, खामोशी में रहते हैं, सेफ रहते हैं, क्योंकि अरे मुझे कोई जज ना करे, वो ऐसे ना कह दे कि मेरा हस्बैंड कितना ठरकी है, या फिर औरत कहती है वो ऐसे ना कह दे कि मैं कितनी बड़ी स्लट हूँ, वो ऐसे ना सोच ले कि मेरे पास मेरे बहुत सारे जो बॉयफ्रेंड्स थे इसलिए मैं लूज़ वूमन हो गई। तो इसके डर से वो कहती नहीं है, या फिर जो भी है, पैसों की बात, बच्चों को लेके बात, पेरेंट्स को लेके बात, फैमिली को लेके बात, हर किस्म की बातों को लेके बात करते नहीं हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं है तो वो कहते हैं दोनों डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों के मन में कुछ और है, या उनके दिमाग में ऐसे भी नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्लैरिटी है ही नहीं कि वो कहते हैं रिलेशनशिप है, रिश्ता है, निभाओ। अब रिश्ता क्या है, रिश्ता मतलब व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, नहीं, रिश्ता तो रिश्ता होता है, निभाना पड़ता है। तो इस तरह से लोग अपने लाइफ में उलझ जाते हैं एंड दे डोंट फाइंड एन एस्केप, वो सुधार नहीं सकते हैं। कैसे सुधारें, क्या कह के सुधारें, हाउ टू नेगोशिएट द रिलेशनशिप, ये होता ही नहीं है, या नेगोशिएट करना चाहिए आइडिया तक नहीं आता है कि मैं इस रिश्ते को सुधार सकता हूँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को में क्लैरिटी ला सकता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज ला सकता हूँ, बदलाव ला सकता हूँ, बोल के, समझा के, बात करके। ऑफ कोर्स बात करना मतलब झगड़ा होता है, कुछ लोग बातों को इवेड करते हैं, कुछ लोग बातों टेढ़ी तरह से बात करते हैं जहाँ पे, और हर जगह ऐसे भी नहीं है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ वायबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बात तो सही है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ना ही बेहतर है और उसमें से निकल जाना ही बेहतर है, ये बात भी सही है। लेकिन जनरली स्पीकिंग बहुत सारी ऐसे होते हैं कि इट इज़ ऑपरेबल, वो कर सकते हो, कुछ उसमें किसी तरह का बदलाव कर सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और कभी कभी आपको लगेगा कि मैं मुंह के बल पे गिरा, मैंने कोशिश किया और मेरा कोशिश मेरे ऊपर उल्टा पड़ा, ये भी होता है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। चलो दोस्तों, और बातें करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।